नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए आज हम आप लोगों को उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का इतिहास पढ़ाएंगे। तो देखिए, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के कार्यकाल का आरंभ होता है 1707 ईस्वी में और यह इनका कार्यकाल है 1858 ईस्वी तक। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ मुअज्जम, और यह मुअज्जम उपाधि इसने अपनी रखा और इतिहास में चर्चित है यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से। यह बहादुर शाह प्रथम, यह बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से लेकर यह 1712 ईस्वी तक, और इस बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, यानी इसका एक नाम और है, इसे शाह आलम प्रथम। अब देखिए कि आप लोग कि ये जो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, अब इसका मूल नाम यानी इसके बचपन का नाम, जब भी अगर मूल नाम की बात की जाती है तो मूल नाम, मौलिक नाम, बचपन का नाम, प्रारंभिक नाम, जिसे आज आप लोग राशि का नाम कहते हैं, तो इस तरह से इसका मूल नाम था मुअज्जम, ये मुअज्जम। और देखिए कि यह सबसे मुगल बादशाहों यानी बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय जफर तक जितने भी मुगल कालीन बादशाह हुए सभी बादशाहों में सबसे वृद्ध बादशाह था, अर्थात यह 63 वर्ष की आयु में, इन 63 वर्ष की आयु में यह बादशाह बना। 63 वर्ष की आयु में यह बादशाह बना था। और यह बहादुर शाह प्रथम यह अपने शासन प्रशासन के प्रति औरंगजेब की भांति उत्तरदायी नहीं था। इस वजह से इसके दरबारी एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है खफी खां। तो खफी खां ने इसे एक उपाधि उन्होंने प्रदान किया है, और ये उपाधि है शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर अर्थात ये जो उपाधि है ये किसके द्वारा, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, यानी खफी खां द्वारा प्रदत्त मीन्स प्रदान की गई। तो यानी यह उपाधि जो है कि शाह ए बेखबर उपाधि किसकी है, तो यह बहादुर शाह प्रथम की है। और ये उपाधि शाह ए बेखबर की उपाधि किसने दिया, तो खफी खां के द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। क्यों की गई? क्योंकि बहादुर शाह प्रथम उदासीन था, शासन और प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी, वह अपने पिता औरंगजेब की भांति वह व्यवहार नहीं किया। इसके शासन प्रशासन में सरलता आ गई थी, शिथिलता आ गई थी, जिसके कारण खफी खां ने शाह ए बेखबर की उपाधि दिया। तो जल्दी ही अर्थात बहादुर शाह प्रथम की 1712 में मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद अगला बादशाह हुआ जहांदार शाह। तो अब देखिए कि इस उत्तरकालीन बादशाहों में दूसरा बादशाह हुआ, और वह है जहांदार शाह। ये जहांदार शाह, और यह जहांदार शाह यह 1712 से लेकर यह 1713 ईस्वी तक शासन किया। देखिए यह जहांदार शाह यह बादशाह किसके सहयोग से बना, तो जुल्फिकार, ये जुल्फिकार खां के सहयोग से, जुल्फिकार खां के सहयोग से यह बादशाह बना। क्यों? क्योंकि यह बहादुर शाह प्रथम के अन्य जो पुत्र थे
जहांदार शाह के भी संघर्ष का आरंभ हुआ उत्तराधिकार के लिए। उस उत्तराधिकार के युद्ध में जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह का सहयोग किया और अन्य भाइयों को पराजित करके जहांदार शाह शासक बन गया। तो देखिए ये जहांदार शाह का जो प्रशासन यह बचपन से ही एक जो है कि महिला थी जिसका नाम है लाल कुंवरी, और इस लाल कुंवरी नामक इस महिला को इतिहास में वेश्या का दर्जा दिया गया है। और इस लाल कुंवरी नामक वेश्या से यह जहांदार शाह बचपन से ही प्रेम करता था। तो जब यह बादशाह बना तो बादशाह बनने के बाद शासन प्रशासन में लाल कुंवरी नामक वेश्या का प्रभाव था। इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मुगल कालीन बादशाह था जिसके शासन की बागडोर महिलाओं के हाथ में थी। यानी यह नाम मात्र का बादशाह जहांदार शाह था और इस लाल कुंवरी और इसके परिवार के लोगों में शासन प्रशासन की पूरी बागडोर थी। जैसे कि आप देख रहे थे कि पिछली बार जो कांग्रेस में यानी पूरी बागडोर सत्ता की श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों में थी, लेकिन शासन कर रहे थे नाम मात्र के शासक के रूप में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसी तरह से यह लाल कुंवरी, तो इसी को कहा जाता है, प्रश्न भी पूछा गया है कि जहांदार शाह किस वेश्या से प्रेम करता था, तो ये लाल कुंवरी। तो लाल कुंवरी से प्रेम करता था और ये जो शासन की बागडोर लाल कुंवरी के हाथों में थी। यानी शासन प्रशासन सत्ता का लाभ ले रही थी, जिससे अब जहांदार शाह का भतीजा था फारूक सियर, और फारूक सियर ने अब जहांदार शाह से घृणा करने लगा और उसने जहांदार शाह की 1713 ईस्वी में हत्या करके अर्थात अपने चाचा जहांदार शाह के अब फारूक सियर बन गया बादशाह। तो अर्थात अब तीसरा बादशाह हुआ फारूक सियर। तो अब देखिए कि यानी जहांदार शाह के बाद अगला बादशाह फारूक सियर हुआ और फारूक सियर 1713 से लेकर 1720 तक वह शासन किया। लेकिन उसके शासन का जो वास्तविक कार्यकाल बीच में जो है कि दो ऐसे शासक हुए हैं जिनका मात्र 3 महीने 4 महीने, जैसे रफी उद दौला और रफी उद दरजात। तो अगर उनके कार्यकाल को निकाल दिया जाता है तो वास्तविक कार्यकाल इसका है 1719 तक। तो देखिए अब तीसरा जो बादशाह है यह है फारूक सियर। अब यह फारूक सियर यह 1713 से लेकर यह 1719 ईस्वी तक शासन किया। तो अब ये देख रहे हैं ये फारूक सियर, यह सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न आता है, अक्सर पूछता है। देखिए ये 1717 ईस्वी में अब इस फारूक सियर ने मात्र 3000 रुपए, ये 3000 रुपए प्रतिवर्ष पर शुल्क मुक्त व्यापार करने का फरमान ब्रिटिश कंपनी को प्रदान कर दिया। अब देखिए यहां दो बातें कि जैसे है कि आज कोई भी कंपनी है, वह कंपनी आती है, आकर के वह अपना कारखाना स्थापित करती है, व्यवसाय करती है। तो दो तरह से, एक है वह गवर्नमेंट को एक काम एक ही नहीं उसका प्रतिवर्ष से हो जाता है,
कि हम प्रतिवर्ष आपको इतने राशि देंगे और वह जो है कि मुक्त होकर के व्यापार करेगी। और जब परसेंटेज का निर्धारण हो जाता है कि आपके सभी वस्तु जो है कंपनी से उत्पादन होगा, विक्रय होगा, सेल उसका होगा, तो उसमें हमारा 10%, 15%, 20% हिस्सा होगा, तो वो सभी जितने बिकेंगे उस पे गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। लेकिन इस तरह से इसने नहीं किया फारूक शेयर ने। अब इस फारूक शेयर ने केवल एक वर्ष पर कि 3,000 रुपए दीजिए और आप लोग बंगाल में व्यापार करिए शुल्क मुक्त, यानी हमें जो है कि किसी कोई जो है रोक नहीं है। तो इस तरह से ये जो है शुल्क मुक्त व्यापार करने का ये फरमान प्रदान कर दिया। और फारूक शेयर के बाद क्रमशः रफी उद्दौला और रफी उद्दरजाद दो शासक हुए, लेकिन वह अल्पकाल में ही दोनों की टीबी होने के कारण क्रमशः मृत्यु हो गई। अब अगला महत्वपूर्ण बादशाह हुआ जिसका नाम है मुहम्मद शाह। ये मुहम्मद शाह, अब यह मुहम्मद शाह 1719 से लेकर यह 1748 ईस्वी तक यह बादशाह था। तो देखिए इस मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है, यानी इसे ये रंगीला बादशाह। अब इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है? यह अत्यधिक महिलाओं की सोहबत को पसंद करता था, संगीत को पसंद करता था। यह इसके दरबार में हिजड़ों की उपस्थिति थी। इस वजह से इसे मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाने लगा और यह रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मोहम्मद शाह ही ऐसा बादशाह है कि इसने 1720 ईस्वी में जजिया, ये जजिया कर या इसी को कहा जाता है जजिया प्रथा का अंत कर दिया। अंत कर दिया। देखिए कि यह जजिया प्रथा का इतिहास बहुत लंबा है। ये जजिया प्रथा का आरंभ 712 ईस्वी में सिंध के क्षेत्रों में पहला अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने आरंभ किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर इस कर का आरंभ किया, लगाया। अकबर था 1564 ईस्वी में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन औरंगजेब बादशाह हुआ तो बादशाह बनने के बाद 1679 ईस्वी में पुनः जजिया प्रथा का आरंभ कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने ही दक्षिण भारत से 1704 ईस्वी में जजिया प्रथा को उठा लिया, अर्थात जजिया कर को उठा लिया, वहां से वापस ले लिया। जब जहांदार शाह हुआ तो उसने भी जजिया कर की वसूली किया। फारूक शेयर हुआ, फारूक शेयर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1717 ईस्वी में फारूक शेयर ने पुनः जजिया प्रथा का आरंभ कर दिया। लेकिन अंतिम रूप से रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया प्रथा का भारत से अंत कर दिया। अब देखिए कि जब यह रंगीला बादशाह शासन कर रहा था तो इसके शासन काल में ही यह 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे नादिर शाह के आक्रमण के नाम से जाना जाता है। कि नादिर शाह 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया और इस नादिर शाह के बीच और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। ये करनाल का युद्ध, तो ये देख रहे हैं, ये करनाल का युद्ध भी हुआ यह 1739 ईस्वी में। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हुआ और इस मोहम्मद शाह को अभ्यस्त करके नादिर शाह जाकर के दिल्ली में लाल किले में वह दीवाने आम में जाकर के वह शासन किया
रहा कुछ दिनों तक और वह तख्त ताउस सिंहासन पर बैठा और देख करके अवाक हो गया मयूर सिंहासन को। और जब यह वापस जाने लगा नादिर शाह, तो वापस जाते समय शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ताउस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों को लेकर बहुत सी अशर्फियां, मुद्राएं, धन यहां से लेकर के नादिर शाह ईरान चला गया। यानी ईरान का शासक था और इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, वैसे ही ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था, तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। एक करनाल का युद्ध हुआ, तो इस करनाल के युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। तो अब ये आप लोग देख रहे हैं कि जब मोहम्मद शाह के शासन काल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह तख्त ताउस सिंहासन को लेकर के चला गया, तो अब बताइए कि उस तख्त ताउस सिंहासन पर बैठने वाला या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था, अर्थात रंगीला बादशाह। इसके बाद कोई बादशाह उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। अब देखिए कि इस तरह से मोहम्मद शाह के बाद अगला बादशाह अहमद शाह हुआ। अहमद शाह के बाद आलमगीर प्रथम हुआ। अब आलमगीर प्रथम के बाद महत्वपूर्ण बादशाहों में शाह आलम द्वितीय है। यानी जो प्रश्न पूछता है आपका, इस अहमद शाह से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, आलमगीर से प्रश्न नहीं आता है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण, वो है शाह आलम। तो शाह आलम द्वितीय यह अपना राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं करवाया, वह पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया और वह दिल्ली में बहुत समय बाद मराठों के सहयोग से आया। तो देखिए कि अब महत्वपूर्ण उत्तरकालीन बादशाहों में यह शाह आलम द्वितीय। अब यह शाह आलम द्वितीय यह 1759 से लेकर यह 1806 ईस्वी तक शासन किया। 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। इसका मूल नाम यानी शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर, ये प्रश्न आया है, पूछा गया है। अली गौहर इसका मूल नाम था। इसने अपना राज्याभिषेक, यह ऐसा राज्याभिषेक, इस उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में शाह आलम द्वितीय ऐसा बादशाह है कि जिसका राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? यह पटना, यानी पटना बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में अपना राज्याभिषेक कराया। अब इसी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में दो प्रमुख युद्ध हुए हैं। एक पहला युद्ध है जिसे कहा जाता है पानीपत का थर्ड युद्ध, तृतीय युद्ध। तो यह युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। और दूसरा है युद्ध हुआ और वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और यह बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से ये दो प्रमुख युद्ध शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में, एक पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में ईरान का शासक था अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है अर्थात युग मोती के नाम से जाना जाता है, और मराठों के बीच यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। तो इस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय की सेना थी। उसके बाद जो है कि बंगाल का भूतपूर्व नवाब था मीर कासिम की सेना थी, और इस तरह से अवध के नवाब शुजा उद्दौला की सेना, यानी तीन लोगों की सेनाएं मिली हुई थी, त्रिगुट सेना थी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो के बीच युद्ध हुआ। और इसमें शाह आलम द्वितीय अर्थात त्रिगुट की पराजय हुई और हेक्टर मुनरो की विजय हुई। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि
ये दो प्रमुख युद्ध शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में हुआ और इसी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही आप देख रहे हैं कि 1803 ईस्वी में, यानी 1803 ईस्वी में दिल्ली पर यह अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, यानी दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब देखिए इस शाह आलम द्वितीय के पश्चात अब अगला शासक हुआ इसका पुत्र अकबर द्वितीय, यानी अगला बादशाह हुआ अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, और यह अकबर द्वितीय का कार्यकाल है 1806 से लेकर यह 1837 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब यह अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को, बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर प्रश्न देता है, ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ये राजा की उपाधि प्रदान किया। तो देख रहे हैं आपकी ये उपाधि, यानी जब अकबर द्वितीय बादशाह था तो इस समय राजा राम मोहन राय ये जो समाज सुधार आंदोलन चला रहे थे, तो इसने अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन के संदर्भ में बात करने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके ब्रिटेन भेजा था। और यह अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनाया जाने वाला यह पहला मुगल बादशाह था, यानी इसका केवल अधिकार लाल किले तक सीमित था और इसका कोई कार्य नहीं था। शायद पूरे दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का हो चुका था और अंग्रेजों ने ही अकबर द्वितीय को नाम मात्र का बादशाह बनाया था। अब देखिए अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह। अंतिम बादशाह यह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल यह 1837 से लेकर यह 1858 ईस्वी तक। तो देखिए कि यह बहादुर शाह द्वितीय, यह अक्सर पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल बादशाह। तो देखिए कि जब यह अंतिम मुगल बादशाह था तो इसी के कार्यकाल में 1857 की क्रांति का आरंभ भी हुआ था और दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी बहादुर शाह ने किया था। तो इस बहादुर शाह यह जफर के उपनाम से शेरो शायरी लिखता था, इस वजह से इसे जफर कहा गया। तो जब 1857 में बहादुर शाह को कैद कर लिया गया दिल्ली से, हुमायूं के मकबरे से इसकी पत्नी जीनत महल के साथ पकड़ करके कैद कर लिया गया और 1858 62 में इसे रंगून भेज दिया गया। जब यह रंगून भेज दिया गया तो यह रंगून में वहीं कैदी जीवन 1862 ईस्वी तक व्यतीत किया। 62 में इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए कि ये बहादुर शाह जफर बहुत ही इसने जो है कि नज्म को लिखा हुआ है बहादुर शाह, जैसे कि जब इसे कैद कर लिया गया 1857 में हुमायूं के मकबरे से ब्रिटिश द्वारा या अंग्रेजों द्वारा इसे जब कैद कर लिया गया और कैद करके इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो उस समय इसने एक नज्म लिखा था कि जलकर भी जला न पाया जफर, यानी जलकर भी जला न पाया जफर, कितना बदनसीब है जफर, कितना बदनसीब है जफर। तो इस तरह से इसने बहुत सी नज्मों को लिखा हुआ है। इस तरह से ये आपके उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे, ये प्रमुख, और इन प्रमुख बिंदुओं से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।